आज का जो प्रश्न है छात्रों वो है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन का उदय, नेपोलियन के विषय में बाद में कभी एक विस्तृत वीडियो बना के लाएंगे, तब तक इसमें से अपन समझ लेते हैं कि नेपोलियन फ्रांस का ही नहीं विश्व का महान सेनापति और प्रशासक में से एक रहा है। उसने बहुत सारे सुधार किए। जब आपने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति हो गई, उसके बाद जो विभिन्न शासनों का क्रम चला उसमें 1789 से लेकर 99 तक, है ना, एक जो क्रम चला बीच में डायरेक्टरी का और वो, तो उसमें बहुत सारी अस्थिरता का वातावरण पैदा हुआ, राजनीतिक अस्थिरता आई। उसी अस्थिरता का लाभ नेपोलियन ने उठाया और नई शासन व्यवस्था लोगों के सामने सुधार रखे, जिससे लोग उसकी तरफ विश्वास जगा, लोगों में आकर्षित हुए और उसने उसका फायदा उठाया। 1804 में वो राजा बन गया। तो आइए हम शुरू करते हैं बेटा। डायरेक्टरी शासन काल में फ्रांस में बने राजनीतिक अस्थिरता पूर्ण वातावरण में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। 1799 में डायरेक्टरी शासन का अंत कर वह फ्रांस का प्रथम काउंसलर बना। डायरेक्टरी शासन से लोगों का मोह भंग हो गया। जो लोगों की अपेक्षाएं थी, क्रांति जिसके लिए लोगों ने की थी, बढ़ चढ़कर क्रांति में त्याग बलिदान दिया, वो ऐसा लगने लगा उनको कि ये तो सब विश्वासघात हो गया मेरे साथ। और उसी विश्वासघात में जब लोगों की बहुत सारी लोग असंतोष हुए, उसी असंतोष समय 1799 में एक काउंसलर शासन व्यवस्था हुई। उसमें 3 काउंसलर हुआ करते थे। उसमें से एक काउंसलर था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने जब काउंसलर रूप में सत्ता को संभाला, शासन को बागडोर संभाली, तो उसने बहुत सारे अच्छे सुधार किए बच्चों। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार है वो है वित्तीय सुधार या आर्थिक सुधार। ये आपके सामने जो वित्तीय सुधार या जो वित्तीय और आर्थिक सुधार है, उस वित्तीय और आर्थिक सुधार के अंतर्गत ये बहुत सारे सुधार उसने किए। उसने समझा कि फ्रांस में कहां दिक्कत है, उन दिक्कतों पर ही उसने सबसे पहले चोट की। सबसे पहले उसने वित्तीय उपायों द्वारा बढ़ती हुई मूल वृद्धि पर रोक लगाई। फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था आपने पहले पढ़ा। फ्रांस की जो एक क्रांति का सबसे बड़ा कारण था, एक वो आर्थिक अस्थिरता थी। आर्थिक रूप से फ्रांस का कमजोर होना, लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। तो सबसे पहले उसने मूल वृद्धि पर रोक लगाई। इसके पश्चात वित्तीय गतिविधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। और वो बैंक ऑफ फ्रांस आज भी फ्रांस में प्रचलित है, जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा मैंने इसमें लिखा नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, आपको समझाने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा उसने रोडों का जाल बिछाया और क्या कहते हैं, लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान की, जिससे कि तेजी से फ्रांस में आर्थिक गतिविधियों का संचालन हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी फ्रांस में, वो धार्मिक रूप से भी दिक्कत आ रही थी। फ्रांस में मूल रूप से जो धार्मिक देखा जाए तो कैथोलिक लोग हैं वो बहुसंख्यक थे। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे ईसाई के जो संप्रदाय थे उनको मानने वाले थे, जिनमें आपस में बहुत टेंशन रहती थी। लेकिन ये टेंशन इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। जो महत्वपूर्ण थी, जो आपने पढ़ा था, मैंने फ्रांसीसी क्रांति के समय के 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्टेट में। तो द्वितीय स्टेट में पादरी वर्ग बहुत ताकतवर था। उसको अपनी स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार, उसके संपत्ति को रखते थे वो अपनी, और टैक्स लगाने का अधिकार था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी कि वो पादरी वर्ग राजा के प्रति उत्तरदायी न होके पोप के प्रति उत्तरदायी होती थी। यानी शासन के अंतर्गत एक दूसरा प्रशासन चलता था, शासन चलता था, जिससे फ्रांस में एक अस्थिरता का वातावरण रहता था और ये लोग राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। नेपोलियन ने इस बात को समझा और नेपोलियन ने इसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया। क्या किया उसने बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट ने धार्मिक क्षेत्र में भी कई सुधार किए, जैसे चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देना। मैंने कहा ना कि ये मठाधीशों के बाद बहुत अपूर्ण संपत्ति थी। जैसे प्रथम स्टेट कुलीनबर्ग के पास संपत्ति थी, ऐसे इनके पास भी अपार संपत्ति थी। और ये इतनी संपत्ति होने के कारण कभी कभी ये राष्ट्रीय हितों को भी भूल जाते थे, राष्ट्र के साथ विश्वासघात करने में नहीं चूकते थे। ऐसी कंडीशन में उसने सबसे पहले क्या किया कि इनकी शक्ति को तोड़ने के लिए इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। यही नहीं, इसके अलावा उसने क्या किया, पादरियों को राज्य की वफादारी की शपथ दिलवाना शुरू की।
क्या आप पादरी रहोगे फ्रांस में, तो फ्रांस को शपथ दिलाना पड़ेगा कि राज्य के प्रति, फ्रांस की शासन के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादार रहेंगे। अब ये तो सब उसने कर दिया बच्चों, लेकिन इससे क्या हो गया, पोप नाराज हो गया। पोप का यूरोप के ईसाई जगत में पोप का बहुत बड़ा स्थान था। पोप जब नाराज हो गया तो फिर अस्थिरता का वातावरण बनने लगा। इससे क्या हुआ, इन सुधारों से पोप नाराज हो गया। अतः 1801 में नेपोलियन ने पोप के साथ समझौता किया, जिसे कनकर डेट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी कभी आपसे अलग से पूछ सकते हैं। तो जो फ्रांस और में नेपोलियन और पोप के बीच जो समझौता हुआ, पोप मतलब ईसाई जगत का सर्वोच्च धर्म अधिकारी होता था, उसको पोप कहते थे। वर्तमान वो वेटिकन सिटी में बैठता है। उसके साथ 1801 में नेपोलियन के द्वारा एक समझौता किया गया, जिसे कनकर डेट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजकीय धर्म स्वीकार कर लिया। इससे पोप संतुष्ट हो गया। और भी शर्तें थी, वो यहां शर्तें लिखना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा था। फिर विधि सुधार, ये भी फ्रांस में बहुत अधिक नेपोलियन की पॉपुलैरिटी में मील का पत्थर साबित हुआ। ये वाला भी विधेयक क्या किया इसमें, विधि सुधार में नेपोलियन के पूर्व फ्रांस में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून थे। ये अब जब आप फ्रांसी क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि 10-20 किलोमीटर में भी यहाँ जो कानून था वहां वो कानून नहीं है। ये बहुत दिक्कत आती थी, है ना। इससे क्या हो रहा था, फ्रांस में अराजकता का माहौल बनता था। नेपोलियन ने इन सबको समाप्त करके एक विधि संहिता तैयार करवाई, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इतिहास में नेपोलियन कोड कहा जाता है। इसके बारे में आप याद कर लेंगे। नेपोलियन कोड क्या है, नेपोलियन कोड नेपोलियन द्वारा तैयार करवाई जाने वाली एक विधि संहिता, कानूनों की किताब थी, है ना। इसके बाद चौथा जो इम्पोर्टेंट सुधार किया उसने, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किया, क्योंकि कोई भी राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब वो शैक्षिक रूप से समृद्ध हो। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसी क्रांति में शैक्षिक लोगों ने तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रूस होते तो रोवाल्टियर नहीं होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो क्या किया उसने, नेपोलियन ने शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार करवाए, एवं लैटिन के साथ साथ फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की। पहले बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लैटिन भाषा में हुआ करती थी, उसने इस लैटिन भाषा के साथ साथ फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करवाई। इसके अलावा यही नहीं रुका वो बच्चों, इसके बाद उसने क्या किया, प्रत्येक कम्यून में उसने प्राइमरी और मिडिल दोनों प्रकार के स्कूल खुलवाए। इसके अलावा भी उसमें बहुत कम्यून में उसने मिडिल एवं प्राइमरी यानी प्रारंभिक और मिडिल स्तर की शिक्षा को लोगों तक पहुंच करने के लिए उसने बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना करवाई, और उसने विश्वविद्यालय पर भी शोध संस्थान आदि की खोज के लिए स्थापना करवाई। इसके अलावा अब क्या हुआ, जब वो ये सब उसने कर लिया, जब फ्रांस अपनी स्थिति को उसने बहुत मजबूत कर लिया, लोगों के हृदय में वो वास करने लगा, लोगों को लगने लगा कि वो मेरा भाग्य विधाता आ गया है, तो उसने बड़ी चालाकी से धीरे धीरे काउंसिलरों से सारी शक्ति छीनकर एकत्रित कर ली, और 1804 में सीनेट ने नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। एक समय जो क्रांति सम्राट को हटाने के लिए हुई थी, फ्रांस की क्रांति ने सम्राट को मार दिया, राज की व्यवस्था को खत्म कर दिया, क्रांति वहीं आकर फिर खड़ी हो गई। देखिए आप, क्यों, क्योंकि लोगों को फ्रांस में नेपोलियन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। 1804 से 1811 तक उसने कई महत्वपूर्ण युद्धों में सफलता प्राप्त की, और उसने फ्रांस को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। कई युद्ध में महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, उसने बहुत सारे सुधार किए। इन बहुत सारे सुधारों के बाद जब उसने युद्ध में फ्रांस की स्थिति को और मजबूत बनाया, तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि फ्रांस एक दिन विश्व विजेता हो जाएगा, संपूर्ण विश्व पर फ्रांस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन तभी 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई, और नेपोलियन का युग का अंत हुआ, समाप्त हुआ। तो बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।